हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आपका समदरिया यूथ चैनल पे स्वागत है। आज के टॉपिक में हम होम रूल आंदोलन पर डिस्कस करने वाले हैं। होम रूल आंदोलन से लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इधर बन रहे हैं। इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा जा रहा है उसको विशेषतर ध्यान में रखकर हमने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए अत्यधिक हितकर होगा। हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें। होम रूल आंदोलन क्या है? होम रूल आंदोलन से तात्पर्य गृह शासन है, यानी घर का शासन का। गृह शासन मीन्स घर का शासन होता है। यह होम रूल आंदोलन भारत में दो नेताओं के द्वारा आरंभ किया गया था। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 एनी बेसेंट। थोड़ा सा तिलक के बारे में हम देखते हैं। तिलक जी के द्वारा यह आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? अप्रैल 1916 में। थोड़ा सा होम रूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होम रूल आखिर में है क्या? होम रूल एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में एनी बेसेंट 1914 में इन्होंने अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में पहली बार होम रूल के बारे में लिखी थी। कॉमनवेल्थ जो इनका समाचार पत्र था, जो इंग्लिश में आता था, इसमें इन्होंने होम रूल के बारे में लिखा और इन्होंने ये बताया कि जब 1 नवंबर 1858 के बाद से जब भारत ब्रिटेन के एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो भारत में भी वही चीज़ें होनी चाहिए, उसी प्रकार से शासन होना चाहिए जैसा ब्रिटेन के दूसरे राज्यों में होता है और दूसरे राज्यों में होता है, उसी तरह से भारत में भी होना चाहिए। दूसरे राज्यों में कैसा होता है? दूसरे राज्यों में होता है कि उस राज्य की शासन व्यवस्था उस राज्य के द्वारा की जाती थी और ब्रिटिश सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता था। अतः भारत की शासन व्यवस्था भी भारतीयों के द्वारा ही नियंत्रित होनी चाहिए और ब्रिटिश सिर्फ नाम मात्र का हो। यह जो स्टेटमेंट है, यह इस स्टेटमेंट को एनी बेसेंट अपने कॉमनवेल्थ समाचार पत्र में जैसे जारी करती है, तो इस स्टेटमेंट पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की नज़र जाती है और इसी स्टेटमेंट को फोकस करके तिलक जी के द्वारा सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन आरंभ किया गया था। तिलक के द्वारा यह आंदोलन अप्रैल 1916 में आरंभ किया गया, जिनका मुख्य केंद्र पुणे था। इनके अलावा मध्य भारत, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर कुछ भाग तिलक के क्षेत्र में थे। तिलक का होम रूल आंदोलन अत्यधिक एग्रेसिव था। तिलक अपने आंदोलन को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए अपने समाचार पत्र मराठा समाचार पत्र किस में आता था? अंग्रेजी में। वह केसरी समाचार पत्र मराठी के द्वारा इस होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करते थे। बस इतना ही यहाँ काम की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, तिलक के होम रूल का केंद्र था पुणे। ये सिविल के क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरी तरफ रेलवे वगैरह में, यूपीपीएससी में भी बार बार पूछा है कि जो मराठा न्यूज़पेपर किस भाषा में आता था। तो ध्यान रखना, मराठा न्यूज़पेपर किसका था? अंग्रेजी में था और केसरी किस में आती थी? मराठी। ये दोनों से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिलक का होम रूल कहाँ हुआ था? अप्रैल 1916 में। केंद्र कहाँ था? पुणे था। और ये मराठा केसरी के थ्रू आंदोलन को रेगुलेट करते थे। इनका आंदोलन अत्यधिक एग्रेसिव था। तो दूसरी तरफ एनी बेसेंट, तिलक के 5 महीने बाद, अब देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन है वो सितंबर मंथ में दिखाई पड़ता है। सितंबर 1916 में होम रूल का आंदोलन। लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था तिलक से कम एग्रेसिव था। तिलक के एरिया को, एनी बेसेंट का जो हेड सेंटर था वो मद्रास का अडयार था और एनी बेसेंट का मद्रास का अडयार था। और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है वो तिलक के क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरा भारत था। क्या था? पूरे भारत में एनी बेसेंट का होम रूल चल रहा था। लेकिन एनी बेसेंट के होम रूल की खास क्या है? यह तिलक के अपेक्षा थोड़ा सा डाउन पोजीशन में था। एनी बेसेंट इस आंदोलन को
किससे नियंत्रित करती थी? एनी बेसेंट का भी न्यूज़पेपर है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये दोनों न्यूज़पेपर अंग्रेजी में आते थे। एनी बेसेंट की न्यूज़पेपर का नाम क्या है? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। एक चीज़ अच्छा विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एनी बेसेंट का जो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर है, इसके थ्रू प्रचार होता है। इसी से मिला जुला एक नाम और है, यंग इंडिया। ये कन्फ्यूजन कराने के लिए एग्जाम में लगातार पूछता है कि यंग इंडिया समाचार पत्र को किसने जारी किया था? तो ध्यान रखना, यंग इंडिया समाचार पत्र गांधी जी का है, न कि एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था, वह कॉमनवेल्थ था। एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था लगभग पूरा भारत था, इसलिए एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन को रेगुलेट करने के लिए जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव बनाती। दूसरा, एनी बेसेंट के सहयोगी और कौन थे? वीपी वाडिया थे। वीपी वाडिया थे। वीपी वाडिया को मजदूर नेता कहा जाता है। और एनी बेसेंट के इस एग्रेसिव आंदोलन के कारण इसी का रिस्पांस था कि एनी बेसेंट को अंग्रेज विरोधी माना गया था और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, जिसका कांग्रेस के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। बाद में एनी बेसेंट जेल से छूटती है और फिर इसी एनी बेसेंट के प्रति राष्ट्रवादी यही भावना के वशीभूत होकर एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ा सा यही चीज़ बताएंगे, ये चीज़ बेसिक है। अब होम रूल आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं कौन कौन है? एक हैं बाल गंगाधर तिलक जी, दूसरे हैं एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन हमें लगता है कि आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। होम रूल आंदोलन में एक बार और हम थोड़ा सा बता देते हैं। होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के दूसरे राज्यों में शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, उसी प्रकार भारत में भी होनी चाहिए। यह होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अच्छा, तो भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के द्वारा नियंत्रित की जाए, ब्रिटिश सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख हो, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी बात को लेकर तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा आंदोलन किए गए थे। अब हम इनसे जुड़े तिलक जी को देखेंगे, थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में एनालिसिस करेंगे। बाल गंगाधर तिलक का के बारे में, बाल गंगाधर तिलक का को हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। लोकमान्य तिलक जी की उपाधि थी। 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने उपाधि दी थी। 1907 में प्लेग रोगियों, अच्छा एक बात, प्लेग रोगी से एक चीज़ हमारे मन में आया, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस जो चूहे से होता है, चूहे से निकलता है, पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया है। ये पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से प्लेग होता है। इसी को हम काली महामारी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट में हम कोरोना वायरस का प्रभाव देख रहे हैं, जिससे कि एक बड़ी आबादी समाप्त हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार पहले के समय में जब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था, तब प्लेग से ही अत्यधिक आबादी समाप्त हो जाती थी। और प्लेग का सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछा जाएगा, कभी भी प्लेग के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना, प्लेग का सर्वाधिक प्रभाव हमेशा से महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। प्लेग चूहे वाली बीमारी है। तो एक चीज़ और समझ में आया, एक चीज़ और बात है, प्लेग का रोग महाराष्ट्र से फैला। किससे फैला? चूहे से होने वाली बीमारी। और अच्छा, महाराष्ट्र का चूहा किसको कहा गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब हमेशा पहाड़ी चूहा के नाम से ही संबोधित करता था। तो ये भी ध्यान रखना कि औरंगजेब किसको पहाड़ी चूहा, तो छत्रपति शिवाजी। यहाँ से प्लेग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी प्लेग रोगियों का सहायता करने के लिए चापेकर ब्रदर्स ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तिलक, आगे हमने बताया था। फिर तिलक के द्वारा राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए तिलक ने, हमने बताया था 1884 में गणेश महोत्सव, 1886 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए थे। तिलक जी को गरम दल का पिता भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के समय
जो मूवमेंट चल रहा था तिलक के आगमन के बाद, यह आंदोलन पूरी तरह से अखिल भारतीय स्तर पर पूरी तरह से प्रफुल्लित हुआ दिखाई देता है। और इसका जो श्रेय दिया गया है यह तिलक जी को ही दिया गया है, क्योंकि तिलक की जो भावना थी वो मदरहुड की भावना थी कि भारत कोई देश नहीं, हमारी माँ है, और हमारी माँ पर जो भी ब्रिटिश अतिताई जो भी हमला करेगा तो पुत्र होने के नाते मैं अपनी माँ की रक्षा के लिए प्राण की न्यौछावर करने के लिए तैयार होऊंगा। इसी बात को लेकर, इसी मदरहुड की भावना से भारत में तिलक के स्टेटमेंट से राष्ट्रीयता रूपी भावना का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। इन्हीं की प्रभाव से जो क्रांतिकारी अपने देश को आज़ाद करने के लिए जान की बाजी लगाते थे, उनमें यही मदरहुड की भावना दिखाई पड़ती है। और इस भावना के जो प्रेरणा थे उन्हीं को हम बाल गंगाधर तिलक के रूप में जानते हैं। आगे हम देखेंगे तिलक जी के मन में ऐसा प्रभाव, जैसा कि हमने बताया कि एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ में छपे लेख से ये होम रूल से प्रभावित हुए और भारत में होम रूल आंदोलन आरंभ किए। एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना है। ध्यान रखना, उसमें लाला लाजपत राय ऑप्शन में होते हैं, तिलक जी होते हैं, और भी गांधी जी होते हैं, और नेता होते हैं। तो ध्यान रखना, ओनली फॉर सिर्फ तिलक जी ही एकमात्र ऐसे पर्सन थे और उसमें तिलक जी जरूर रहता है। आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसमें इस वाले क्वेश्चन में तिलक जी को ही ऑप्शन बनाता है। तो ध्यान रखना, तिलक जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट चीज, 1 अगस्त 1920 भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक पर्व है। इसी दिन महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था और 1 अगस्त 1920 के दिन ही दूसरा अशांति यानी इसी दिन दुख का समय था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी इसी दिन इस माया रूपी संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए थे, यानी इनकी मृत्यु भी हो गई थी। एक चीज़ और देखना है, तिलक का एक फेमस कथन है जो एग्जाम का क्वेश्चन बनाता है, बड़े एग्जाम में नहीं लेकिन रेलवे में एसएससी में लगातार आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन पूछा जाता है तो यह तिलक जी का कथन है। तिलक जी को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी माना गया। भारत में जो हिंदू राष्ट्रवाद हमने बताया अभी कुछ देरी पहले ही कि मदरहुड नेशनलिज्म की भावना वो तिलक के विचारों से ही भारत में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट एक और तिलक के बारे में एक इम्पोर्टेंस लाइन है कि तिलक जी व स्वामी दयानंद सरस्वती, जिस तरह से तिलक जी की भावना से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, उसी तरह से एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही अंग्रेजी मिशनरियों के द्वारा जो परिवर्तन कराया गया था, बड़े पैमाने पर शुद्धि आंदोलन हुआ था और पुनः एक राष्ट्रवाद की भावना दिखाई पड़ती है। इसीलिए इन दोनों महान व्यक्तित्वों को ब्रिटिश संत बोला जाने वाला व्यक्ति वैलेंटाइन सिरोल अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहता है, क्योंकि वह ब्रिटिश मिशनरियों का समर्थक था, इसलिए ऐसा कहता है। अब हम लोग थोड़ा सा इससे संबंधित एनी बेसेंट के बारे में देखेंगे। एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आयरलैंड को एक नाम क्या कहते हैं? आयरिश लेडी थी। कहाँ की लेडी थी? आयरिश लेडी थी। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता के रूप में 1893 में भारत आती है। एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में। किस लिए आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में आई है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। देखिए, मैडम ब्लाटस्की कर्नल अलकाट ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने, ब्रह्म ज्ञान पर अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिनका हेड ऑफिस मद्रास के अडयार में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड ऑफिस मद्रास के अडयार में बनाया गया था।
इंटरनेशनल हेड ऑफिस, जिनका उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना था। और तो इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के थीम की सदस्य बनकर एनी बेसेंट 1893 में भारत आती है। और कर्नल ललकार्ड की मृत्यु होने पर जो मैडम ब्लाटस्की थी वह वापस चली जाती है। तब जो वापस चले जाने पर इसी समय जो एनी बेसेंट थी यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907 में अध्यक्षा बनती है। और अध्यक्ष बनती है, कहाँ पे अध्यक्षता बनेगी? अडेयार में। इसीलिए हमने बताया था कि अडेयार में एनी बेसेंट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है, इसीलिए उन्होंने होम रूल आंदोलन का भी मुख्य केंद्र अडेयार को ही बनाया था। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब आगे एनी बेसेंट के बारे में हम लोग डिटेल में चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रवादी भावना से प्रभावित होकर वह कांग्रेस में शामिल होती है। किस भावना से? नेशनलिज्म की भावना से इफेक्ट होती है। किस भावना से? नेशनलिज्म, देशभक्ति की राष्ट्रवादी भावना से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होती है। और 1917 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है। और इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। अध्यक्ष बनने का इनको गौरव प्राप्त होता है। यहाँ पे एक नोट चीज़ें हैं जो हमारे काम की है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी कहने का मतलब 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक मात्र 3 बार ही तीन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। पहला एनी बेसेंट हमने बताया ही, जो आयरलैंड आयरिश लेडी थी, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। सरोजिनी नायडू बनी है इसी तरह से 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसी तरह श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता 1930-31 के पीरियड में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों अध्यक्ष रहती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू क्लास। आपको जो भी अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हमें कोई भी किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी डाउट होता है सबका निवारण हम करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके सब कुछ बताने का प्रयास करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको लोड करें वो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। थैंक यू क्लास।